Life. It's more full of surprises than anything you could make up. Scary stories, funny stories, sad stories, we've got them all and they're all true. Everyone has at least one great story. What's yours? All right, who ordered takeaway? Got your true story coming right up. I'd like a funny story with a dash of bellyache, please. Could I get something with aliens, guns and travel, please? One thriller with an overlay of a relationship going wrong. One takeaway order of suspense, please. You're gonna love all the stuff here. It's all really awesome. This is Tall Tales Takeaway, the podcast of bite-sized stories for curious minds on the go. Hi, and welcome to today's show. This is Michael Burns, and you're listening to Tall Tales Takeaway, India's first storytelling podcast. So here in India, sometimes when you think you need space in life, like when a loved one passes away, unfortunately, society doesn't let you have it. We have rituals that include feeding strangers, having ceremonies and rites on the 4th day, the 13th day, and so forth. And at age 12, Saurabh Jain encountered this when his grandmother passed away, when he was with her in Gaya. The story is called Jashan, which means celebration or festival. The story is in Hindi, but the Q&A after is in English, so stick around. हॉर्लिक्स का एक घूंट जैसे ही पिलाने की कोशिश की, सारा का सारा मुंह से बाहर आ गया। सांसें इतनी तेज चलने लगी जैसे किसी ने जोर से गला दबाने की कोशिश की हो। मैंने उनकी हथेली को अपने हाथ में लेकर रगड़ना शुरू ही किया था कि उन्होंने मेरी हथेली को जोर से जकड़ लिया। इतनी जोर से कि मैं अपनी पूरी कोशिश भी कर लेता तो शायद अपना हाथ अपनी दादी के हाथों से न छुड़ा पाता। और फिर अचानक से उनकी आंखें, जो न जाने कब से ठीक से खुली भी नहीं थी, एक झटके में इतनी चौड़ी हो गई जिसकी कल्पना से ही आज भी मेरे अंदर एक कंपन से पैदा हो जाता है। ठीक उसी पल मेरी हथेली पर उनकी पकड़ अपने चरम पर थी। एक पल को ऐसा महसूस हुआ कि ज़रा सी भी जकड़ और मजबूत हुई तो मेरे उंगलियों की हड्डियां जैसे चूर चूर हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे वो पकड़ ढीली पड़ती गई, आंखें धीरे धीरे बंद होती गई और सांसों का उतार चढ़ाव भी पूरी तरह से थम गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि खतरा टल गया है या नहीं। इतने में ही बड़ी माँ कमरे में दाखिल हो चुकी थी। बदले हुए माहौल को देखकर वो कुछ हड़बड़ा सी गईं। उन्होंने फौरन दादी के सीने पे हाथ रखा और हाथ रखते ही उनके चेहरे की सिलवटें और गहरी होती चली गईं। उन्होंने मुझे फौरन दुकान से दादाजी और पापा को बुलाने के लिए कहा। मैं दौड़कर दुकान पहुंचा और सारी खबर दादाजी को सुनाई। दादाजी ने ये सुनकर फौरन पापा को आवाज़ लगाया, जो कि सामने की दुकान में पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने पापा को कहा कि वो फौरन डॉक्टर को लेकर घर पहुंचे और गले में ताला लगाते हुए स्टाफ से कहा कि वो सारा सामान समेट कर जल्दी से दुकान बंद करे। जैसे ही मैं दादाजी के साथ घर पर पहुंचा तो देखा कि बड़ी माँ दादी के कान में एक धार्मिक मंत्र पढ़ रही हैं और दादाजी के आते ही उन्होंने अपना घूंघट ठीक करते हुए सर को ढक लिया। दादाजी ने दादी के हथेली को पकड़ते हुए बड़ी माँ से पूछा, कहियाँ होयो? बड़ी माँ ने दादी के सर को पकड़े पकड़े जवाब दिया, मनो तो पतो ही कोनी लाग्यो, मत तो चौका में मसाला पीस रही सी। छोटू न हॉर्लिक्स देर बोली कि दादी ने धीरे धीरे पिला दे। अठी ना आई तो देखी पूरो बदन ठंडो पालो पड़ो तो। मारो तो दिमाग ही कोनी काम दे रही तो जद फिर छोटू न बोली कि थाना बुलार लासी। माया बड़ी माँ जब भी दादाजी से बात करती थी तो मारवाड़ी में ही करती थी और मुझसे करती थी तो मेरी जुबान में। दादाजी भी जब मुझसे बात करते थे तो इंग्लिश में, और गांव के किसी व्यापारी से बात करनी हो तो शुद्ध भोजपुरी या शुद्ध हिंदी में। पापा जैसे ही डॉक्टर को लेकर घर पहुंचे, दादाजी उन्हें लेने के लिए कमरे से बाहर चले गए। बड़ी माँ अभी भी दादी के कान में कुछ धार्मिक मंत्र पढ़ रही थी। उनका ऐसा मानना था कि कान में अगर मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो जाने वाले की गति सुधर जाती है। इतने में डॉक्टर साहब कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर के आते ही बड़ी माँ छोटी माँ दूर हटकर एक कोने में खड़ी हो गईं। दादाजी और पापा डॉक्टर की तरफ नज़र गड़ाए हुए उनके कुछ कहने का इंतज़ार ही कर रहे थे। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर साहब अपना बक्सा उठाकर कमरे से बाहर आ गए और पीछे पीछे चल रहे दादाजी और पापा को उन्होंने सिर्फ सर हिलाकर इशारा कर दिया। दादाजी के चेहरे पर एक सन्नाटा सा पसर गया।
पर उनकी आंखों में किसी भी गीले कतरे का कोई निशान नहीं था। जब एक बार उनके कमर की हड्डी टूटी थी और वो 3 महीने बिस्तर पर ही थे, तो उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जब शरीर अपाहिज हो जाए और अरमान जिंदा रहें, तब एक एक पल एक अरसे की तरह गुजरता है। इसलिए शायद उनके अंदर कहीं इस बात का संतोष भी था कि दादी को अब और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। रात के करीब 9:30 बज रहे थे और जैसे जैसे खबर फैली, धीरे धीरे सभी रिश्तेदार और समाज के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। जमा हुए लोगों में से एक ने पान पराग की पुड़िया मुंह में भरते हुए कहा, अच्छा ही हुआ चली गई बेचारी, गति सुधर गई। उन्हें मैं नाम से तो नहीं जानता था, हाँ इतना ज़रूर जानता था कि वो समाज में एक ऊंचा ओहदा रखते हैं। लकड़ी कितनी लगेगी, कहाँ सस्ती मिलेगी, क्या क्या सामान लगेगा, इस तरह के मसलों की उन्हें पूरी जानकारी थी। इसलिए शायद दादाजी ने अपने रिश्तेदारों को खबर करने से पहले उन्हें खबर किया था। सामान इकट्ठा करने का काम चल ही रहा था कि एक रिश्तेदार ने कहा कि इतनी रात को लेकर आप कहाँ जाएंगे ठंड में, रात को यहीं रहने दीजिए, तड़के सवेरे लेकर चलेंगे। ये सुनते ही दूसरे रिश्तेदार ने कहा कि अरे कहाँ रात भर आप लेके बैठे रहिएगा लाश को, अभी ही ले चलिए, अभी काम निपटा के आते हैं। दादाजी, चाचाजी और पापा चुपचाप सब खड़े खड़े सुन ही रहे थे कि अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई, कोई ज़रूरत नहीं है रात काटने की बैठे बैठे, अभी ही तैयारी करवाइए, अभी लेकर निकलेंगे। सबने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो चांदमल जी खड़े थे। चांदमल जी दादाजी के सबसे छोटे चचेरे भाई थे, लेकिन वो परिवार के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति और एक रिटायर्ड सरकारी अफसर भी थे। इसलिए उनकी इज्जत परिवार में ही नहीं बल्कि समाज में भी बहुत थी। सबने उनके आते ही उन्हें नमस्ते किया और अपने अपने तरीके से ये बताने में लग गए कि कब हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। इस बात पर दलील वहीं ख़त्म हो गई थी कि लाश को कब ले जाना है। वो आदमी जो थोड़ी देर पहले तंबाकू मुंह में भर के बात कर रहा था, चुपचाप पीछे की ओर गया और नाले में पिरकी थूक कर अपना मुंह रुमाल से पोंछ लिया। सारे इंतजामात करके लाश को करीब 11:30 बजे घर से निकाल लिया गया। मुझे मेरी छोटी उम्र की वजह से पापा ने ले जाना ठीक नहीं समझा और मैं भी पूरे माहौल से इस कदर सहम गया था कि जाने की जिद भी ना कर सका। लाश के निकलते ही सबसे पहले घर के सारे लोगों का नहाना ज़रूरी होता था और जब सारे लोग दाह संस्कार करके वापस लौटते हैं तो उनके लिए भी घर में घुसने से पहले नहाना ज़रूरी होता है। आधी रात को पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। इतने लोगों के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम करने के लिए बड़े बड़े बर्तन मचान पर से उतारे गए, पूरे घर की बाल्टियां इकट्ठा की गई और जैसे जैसे पानी गर्म होता गया, बाल्टियों को भर भर के मेन गेट पे लाइन से लगा दिया गया। ये काम इतना पेचीदा होता है कि इसमें घर के हर छोटे बड़े सदस्य की एक जिम्मेदारी तय होती है। मुझे चापाकल से बाल्टियों में पानी भरने का काम सौंपा गया था और साथ ही ये भी देखना था कि नहाने के बाद सही कपड़े सही लोगों के पास पहुंच जाएं। बड़ी दीदी मुझे टेबल पे रखे सभी कपड़ों का सही पता बता रही थी। ये देख छोटू, ये लाल रंग का तौलिया और इस पे रखी बनियान बड़े ताऊ जी की है, ये कत्थई रंग का तुम्हारे पापा का और ये सफ़ेद रंग की धोती दादाजी की। तुम बस इन्हें ध्यान से पकड़ा देना, बाकी कपड़े गोलू देख लेगा। गोलू मेरे बड़े ताऊ जी का बेटा था जो तबीयत खराब हो जाने की वजह से घाट पर नहीं जा पाया था, पर बड़ी माँ से जिद करके उसने कपड़े बांटने का काम ले लिया था। मेरे दादाजी 3 भाई थे और 3 मंजिला घर में तीनों का परिवार अलग अलग रहता था, पर किसी भी शादी ब्याह या मरनी में तीनों घर का चूल्हा एक ही जगह जलता था, क्योंकि घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता था और इतने सारे लोगों की आओ भगत किसी एक घर के बस की बात नहीं थी। जो सबसे निचला तल्ला था, जहां छोटे दादाजी और उनका परिवार रहता था, वहां एक कमरा घर के बाकी सभी कमरों से बड़ा था। जब भी घर में कोई शादी ब्याह या कोई मरनी या और कोई कार्यक्रम होता तो उस कमरे में ही बड़े बूढ़ों के बैठने का इंतजाम किया जाता था, इसलिए शायद उसे बैठकी भी कहते थे। उस कमरे की लंबाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसमें एक साथ तकरीबन 15 से 20 लोग एक कतार में बिना किसी परेशानी के सो सकते थे। दादाजी ने एक बार मुझे बताया था कि पहले जब पूरा परिवार एक साथ रहता था तब घर के सारे बड़े फैसले इसी कमरे में लिए जाते थे। बहू को मायके भेजना है कि नहीं,
भेजना है तो कितने दिनों के लिए, घर में कौन सी कंपनी का कलर टीवी आएगा, गोलू का दाखिला कौन से स्कूल में कराया जाएगा। ऐसे ही सारे छोटे बड़े फैसले इसी कमरे में लिए जाते थे, इसलिए अक्सर लोग इसे संसद भवन भी कहते थे। मरनी के अगले दिन जब बैठकी कमरे में सभी बड़े बूढ़ों की बैठक हुई तो सबसे पहला मुद्दा ये था कि सारे सगे संबंधी जो अगले 12 दिन मिलने और शोक व्यक्त करने के लिए दूसरे शहरों से आएंगे, उनके रुकने का इंतज़ाम कहाँ किया जाए। बड़े ताऊजी की राय थी कि कमरा इंतज़ाम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर आने वाले लोग ज़्यादा देर रुकने की इच्छा लेकर नहीं आते हैं, वो सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए आते हैं, और अगर कोई एक आध रुक भी गया तो घर में ही कहीं इंतज़ाम कर दिया जाएगा। इतने में ही चांदमल दादाजी, जो कि अपनी छड़ी अपनी गोद में लिए हुए खिड़की से बाहर देख रहे थे, अचानक रौब से कहा, नहीं, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? ये बड़ी मौत है और बाईसा को सब जानते थे, सो बहुत लोग आएंगे, और अगर कोई रुक गया तो तुम मना कर दोगे क्या? लोग बाग आते हैं तो सिर्फ एक काम से नहीं आते हैं, वो फिर अपने सारे बाकी रिश्तेदारों से मिलकर ही जाते हैं। 4 कमरा धर्मशाला में बुक करने में क्या हर्ज है? किशन बाबू अपने 4 कमरों के लिए इज्जत दे दें। चांदमल जी के इतना कहने के बाद किसी ने भी उनकी पलटकर बात काटने की कोशिश नहीं की, और यह तय हो गया कि आने वाले मेहमानों के लिए धर्मशाला में 4 कमरे ले लिए जाएं। आने वाले मेहमानों की देखरेख के लिए यह भी तय हुआ कि बारी बारी से घर के सारे जेंट्स एक एक दिन घर पर ही रुकेंगे। 12 दिनों तक आने जाने वालों का तांता लगा रहा। एक ही बात सैकड़ों बार सैकड़ों मुंह से दोहराई गई। जो हादसा मेरी आंखों के सामने गुजरा था उसे मैंने किस्सा बनते देखा, और ये भी देखा और समझा कि इतिहास किस तरह सैकड़ों जुबान से छनकर बदल जाता है। घर में इतने लोगों के आने जाने से, इतनी चहल पहल से, ये बिल्कुल नहीं लगता था कि यहाँ कुछ दिन पहले किसी की मौत हुई है। और ये 12 दिनों का रिवाज तो जैसे जाने वाले को भुलाने की एक कवायद सी लगती थी। वैसे तो 13वीं के दिन दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोज के अलावा पूरे समाज को भोजन कराने का चलन था, पर हर व्यक्ति अपनी अपनी आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से यह तय कर सकता था कि पूरे समाज को भोज निमंत्रण देना है या सिर्फ सगे संबंधियों को। हमारे यहाँ हर छोटे से छोटे काम के लिए मीटिंग बैठती थी, तो फिर तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस सिलसिले में 11वें दिन की रात एक मीटिंग बैठक कमरे में बुलाई गई। क्योंकि मुद्दा बड़ा था, इसलिए इस बैठक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। वैसे तो ऐसी बैठकों में हमारा कोई काम नहीं होता था, पर मुझे शुरू से ही ऐसी बैठकों में काफी दिलचस्पी होती थी। इसलिए जब मैं मेहमानों के लिए कॉफी की ट्रे लेकर कमरे में गया तो चुपचाप एक कोना पकड़कर वहीं बैठ गया। थोड़ी ही देर में समझ आ गया था कि पूरे समाज को भोज का निमंत्रण तय हो गया है, और अब बहस इस बात पर चल रही थी कि खाने में क्या बनेगा। और यकीन मानिए यह मुद्दा उस मुद्दे से कम जरूरी नहीं था जहां यह तय हुआ था कि दादी की लाश को रात को लेकर जाना है या सुबह। कभी मीठे में रसगुल्ला और गुलाब जामुन में से किसी एक का चुनाव बहस का कारण बनती, तो कभी पीने में चाय और केसर दूध पर तरह तरह की दलीलें दी जाती। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद खाने की लिस्ट तैयार हो गई, और खाना बनाने का जिम्मा झुमरी तिलैया के प्रसिद्ध हलवाई राजू महाराज को दे दिया गया। वैसे तो 13वें दिन का सारा कार्यक्रम उम्मीद के मुताबिक हुआ, पर समाज में कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो किसी की शोक सभा हो या किसी की शादी का रिसेप्शन, कम से कम 2 दिनों तक तो चर्चा का विषय जरूर रहती थी, जिसमें खान पान से लेकर ठहरने के इंतजाम तक हर चीज का गहन विश्लेषण किया जाता था, या आज की भाषा में कहें तो क्रिटिक्स रेटिंग दी जाती थी। सुनी सुनाई बातों से यह मालूम हुआ कि समाज में किशन बाबू यानी मेरे दादाजी के भोज निमंत्रण की काफ़ी तारीफ हुई थी। चूँकि सारा इंतज़ाम चांदमल जी की देखरेख में हुआ था, इसलिए किशन बाबू के साथ साथ उनकी इज्जत में भी और इजाफा हुआ। 13वीं के शाम ही बाहर से आए हुए सारे रिश्तेदार वापस जा चुके थे, और रात को बैठक कमरे में एक आखिरी औपचारिक बैठक के बाद चांदमल जी भी अपने घर चले गए थे। दिन भर की थकान के बाद मैं कब वहीं बैठक कमरे में बैठा बैठा सो गया, कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन सोमवार को जब मैं करीब 2 बजे स्कूल से लौटा
जब सारे मेहमान वापस जा चुके थे, जब घर के सभी बड़े बूढ़े काम पर जा चुके थे, तब मैं उस कमरे में गया जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो दिन भर बड़बड़ करती रहती थी, जिससे नज़र बचा के मैं उसकी अलमारी से चूरन की पुड़िया भी निकाल लेता था। अब वहाँ एक गहरा सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो ये कह रहा था कि अब तक जो हुआ वो तो जश्न था, मातम अब शुरू हुआ है। Hey, it's Michael. We've got a small break coming up, after which we'll have a Q&A with the storyteller, so stick around. We hope you like Tall Tales Takeaway, India's first storytelling podcast. Chances are you'll want to check out the LSD Cast, India's first podcast about love, sex, and dating. We think you'll like it. It's a very candid chat show hosted by Prem and Rogue. Look for Love, Sex, Dating Cast on your favorite podcast app. So, Saurabh, thank you for this. Thank you, Michael. It's a pleasure. So you're an adult now, but this happened when you were much younger. So looking back on this experience, so what kind of sense do you make of this, looking back 10 years earlier? So, I mean, the kind of impression which I had during that time, I was in awe of a lot of things which was happening around me. I just felt that it is very important to all these things, but I was never able to comprehend the nitty-gritty of things, why such thing happens. So there are two things to it. One is the kind of cultural upbringing you had. The community behave in the same way. It's not only about my home. It happens throughout the country, in my Jain community. That's the first thing. Secondly, I feel that somehow people try to make sure that the person who has lost someone very dear, he should not feel the loneliness just after the person is gone. So that's why they try to make 12 days very much, like a celebration kind of thing. But eventually, when those 13 days are over, that's where the calamity strikes. That's where, because everybody is now gone and you are on your own, you have to, face the reality. And that's where it strikes very hard. After your story is finished, people often come up to me and tell me that they could really relate to what you talked about. Exactly. Are in your story, are you getting into the personal feelings that everybody shares when a loved one passes, but they're not quite sure how to articulate them? In other words, do you feel like you're telling people's own stories sometimes? Yes, I think when I wrote this, I was not sure that if it is happening with me or it is happening with everyone around me. So my, interaction with people helped me understand that this is something which is happening with everybody, and it's just that they don't know how to put it. And that's where I felt that if I write something which is happening with me, it is happening with society. So it resonates with everyone. And the last thing I want to ask you is tell me about your grandmother. So my grandmother was very talkative to begin with, and I was very favorite of my grandfather. So that's why my grandmother was like always, biased about that, oh, you are the only favorite grandchild, the other one does not get the attention. So that's why somehow, sometimes he used to scold me, and there was a lot of small things in Almira which I wanted to get hold of. So I literally used to, plan things that when is her prayer time so that I can go and steal that thing. And there were a lot of things which she used to say, and I was not able to comprehend a lot of phrases and a lot of anecdotes, which I realized that I missed out on so many beautiful things, which if she is someone I would love to have around me right now. I would want to get more of her. So that's the kind of regret also, and that's the kind of beauty my grandmother had. And that's the end of today's show. I hope you've subscribed to the podcast so you never miss a single episode. And if you do like what you heard, take a minute to rate us and share feedback and reactions on iTunes or whatever app that you listened on. We're on Facebook and Twitter, of course, too, if you'd like to get in touch. Thanks. See you next time. Hey, do you have any romance or kitten stories? Hi, I'd like 2 medium adventure stories and hold the cheese. Get me some non-fiction. Anything. Just get me some non-fiction. Wow, that tall tale looks so funny. I want 2, please. I'll take comedy. Yeah, something funny.
Romance for Prem, fame and fortune for Kirti, and a coming of age for Sunanda. Your takeaway orders are ready at counter number 2. That was so fulfilling. Produced by Sonalog.